नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी मंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में ओबीसी मंत्रियों को सम्मानित किया गया और यूपी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। मंशा साफ है कि बीजेपी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटी है। वहीं इस बैठक में 16 अगस्त से शुरू होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा पर भी चर्चा हुई है। जन आशीर्वाद यात्रा में हाल ही में मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले 39 मंत्रियों दिल्ली से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले 6 मंत्रियों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 35% आज ओबीसी के मंडल में शामिल हुए। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट प्रयास किया तो कांग्रेस विरोध किया, तो गरीब जो है, वंचित, पीड़ित, शोषित वर्गों से जो आए मंत्री बनने से आज कांग्रेस सह नहीं सक रही। इसलिए ओबीसी मोर्चा आज राष्ट्रीय स्तर पर आवाम समाज को, पूरा देश भर लोगों को बताना चाहता है किस तरह पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से जो लोगों को आज महत्व दिया गया मोदी जी ने। इतना ही नहीं, 70 साल के अंदर लगभग कांग्रेस या अन्य दल हुकूमत की एक भी कदम या एक भी अनुकूल निर्णय पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं लिया था। 7 साल के अंदर मोदी जी ने आज संवैधानिक दर्जा से लेकर हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग को आज 27 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना, 27% इस बीच में नीट परीक्षा में, मेडिकल सीट्स में, अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट आरक्षण देना। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय नवोदय पाठशाला में पहली बार इस वर्ष में पिछड़ा वर्ग छात्रों को आज आरक्षण मिल रहा है। तो बीजेपी ने अपना मेगा प्लान तैयार किया हुआ है। 22 राज्यों के 212 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा होगी। यात्रा में 39 नए कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये वो मंत्री हैं जो ओबीसी मोर्चे से आते हैं, ओबीसी बिरादरी से आते हैं, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। हर मंत्री को 3 लोकसभा क्षेत्रों में जाना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होगा। अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको दिल्ली से लेकर लखीमपुर तक ये यात्रा लेकर जानी है। बीएल वर्मा दिल्ली से बदायूं तक जाएंगे। ये अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के, एसपी सिंह बघेल की बात करें तो ये दिल्ली से आगरा तक जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के वो कैबिनेट मंत्री हैं। पंकज चौधरी दिल्ली से महाराजगंज तक, इनको ये जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत करना है। कौशल किशोर की बात करें तो ये दिल्ली से लखनऊ तक जाएंगे। भानु प्रताप वर्मा दिल्ली से जालौन तक जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के तहत निकलेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के वो मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। और जातीय समीकरण देखिए, अनुप्रिया पटेल इस बार मंत्रिमंडल में जो एक्सपेंशन हुआ उसमें शामिल की गई है। कुर्मी बिरादरी से आती है, ओबीसी में है। पंकज चौधरी भी कुर्मी जाति से आते हैं, ये भी ओबीसी के तहत ये जाति आती है। बनवारी लाल वर्मा लोधी जाति से आते हैं और ये भी ओबीसी कैटेगरी में है। सत्यपाल सिंह बघेल, एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति से आते हैं, शेड्यूल कास्ट। भानु प्रताप वर्मा अनुसूचित जाति से आते हैं। कौशल किशोर अनुसूचित जाति से आते हैं। तो ये 6 मंत्री हैं जिनमें 3 अनुसूचित जाति से हैं, 3 ओबीसी से हैं। उत्तर प्रदेश में अगर वोट बैंक की बात करें, वोट शेयर की बात करें तो 9% यादव हैं और दूसरे जो ओबीसी जातियां हैं वो 32.5% हैं। 9% यादव और 32.5 ये अलग ओबीसी की जातियां हैं। और यादवों के 9% वोट को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की नजर इसी 32.5% जो वोट बैंक है उसी पर है। इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं दिल्ली से इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। ब्रिजेश, उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के लिए आपको 30% से ऊपर का वोट शेयर हासिल करना होता है। उत्तर प्रदेश में जो अब इस तक हम समीकरण अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि अगर 9% यादवों के वोट बैंक को साइड कर दिया जाए, उसके बाद भी जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं वो तकरीबन 33%, 32% से ज्यादा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस उस
दूसरे जो ओबीसी वोट है उस पर कर रही है, क्योंकि कुछ एक ऐसे वोट बैंक है जनरल कास्ट के, वो माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। तो ये जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को दी गई है, ये सीधे सीधे उसी वोट बैंक को टारगेट करने के लिए दी गई है। देखिए धर्मराज, बिल्कुल अगर आप उत्तर प्रदेश के पूरे सियासी समीकरण को समझे तो लगभग 52% के आसपास, बल्कि 45 से 50% के आसपास आपके ओबीसी, अदर ये सारे वोट बैंक पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो लड़ाई है वो 30 से 35% की लड़ाई है। और आपको याद होगा 2014, 2017, 2019 ये जो 3 चुनाव हुए, इन 3 चुनाव में इसका लगभग 20 से 25% वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। यही वजह है कि बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में आई। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये उसी समीकरणों को साधने की कवायद के तहत, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि कई ऐसी जो गैर यादव पिछड़ा है और गैर जाटव जो दलित है, उस कम्युनिटी से कुछ वोट बैंक बीजेपी से छिटक सकता है, क्योंकि कई छोटे छोटे दल नाराज हैं, कई छोटे छोटे दल जो है अलग राजनीतिक दलों के साथ जो है गलबैया कर रहे हैं, अलग अलग मोर्चे बन रहे हैं। तो अब उसको साधने की कवायद है। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है, इन 7 मंत्रियों को जो केंद्र में उत्तर प्रदेश से जो 7 मंत्री बनाए गए, उनको इसी 20 से 25% वोट बैंक को साधने की कवायद के तहत बनाया गया। और आप समझिए कि जो फ्लोटिंग वोट है, अगर आप ओवरऑल वोट बैंक को देख लीजिए तो बीजेपी के पास भी 30-32% के आसपास वोट बैंक है, 28 से 30% के आसपास। यही वोट बैंक लगभग 20 से 21% के आसपास वोट बैंक समाजवादी पार्टी और बसपा के आसपास का है, और 7% के आसपास कांग्रेस का है। तो अगर आप इन समीकरणों को समझे, आपको अंतर कहां पर खड़ा होता है? अंतर खड़ा होता है जो ये 20 से 25% फ्लोटिंग वोट जिसके साथ खड़ा हो जाता है। आप याद कीजिए, जब मायावती के साथ खड़ा हुआ तो सरकार बीएसपी की बन गई, जब अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ तो सपा की बन गई, और जब बीजेपी के साथ खड़ा हुआ तो सरकार बीजेपी की बन गई। तो ये उसी फ्लोटिंग 20 से 25% वोट जो खास करके ओबीसी कम्युनिटी से आता है, उस ओबीसी कम्युनिटी से जो बेसिक स्ट्रीमलाइन ओबीसी से आइसोलेट रही है, तो उसको जो है साधने की कवायद है। ये जो ओबीसी में अमेंडमेंट हुआ, ओबीसी बिल जो पास किया गया, ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आप अगर नीट में 27% ओबीसी को आपने आरक्षण दिया, ये भी उसी का हिस्सा है। मंत्रियों के जरिए जन आशीर्वाद यात्रा, ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, वो कैसे ओबीसी के 20 से 25% फ्लोटिंग वोट को अपने कब्जे में किया जाए, लड़ाई उसकी है, लड़ाई उस बात की। और इसीलिए पूरा संघर्ष चल रहा है, इसीलिए हर एक जो है राजनीतिक दल उनको अपने कब्जे में करने की कवायद में जुटा है। लेकिन बीजेपी उनसे काफी आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि फैसलों के लिहाज से। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा ब्रिजेश। इस वक्त आर.के. पटेल साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आर.के. पटेल साहब, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मंत्रियों को एक जिम्मेदारी सौंप रही है, उससे इतर अगर हम देखें तो और क्या कुछ प्लान है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो तकरीबन 45 से 50% ओबीसी वोट बैंक है, उसमें अगर 9-10% यादवों के वोट बैंक को साइड कर दे, तो उसके बाद बाकी की जो वोट बैंक है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना पकड़ और मजबूत करना चाह रही है। जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 45 से 50 नहीं, आज की तारीख में 60% ओबीसी पूरे देश में है। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। हेलो, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं पटेल साहब। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी 52 से 55% पूरे देश उत्तर प्रदेश में ओबीसी की संख्या है। और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार 1902 में भागीदारी देने की शुरुआत छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर स्टेट में किया था 1902 में। और आज उसी तर्ज पर मोदी जी ने पूरे मंत्रिपरिषद पर, उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद पर काम किया था 1902 में कोल्हापुर के स्टेट में छत्रपति साहू जी महाराज ने। और आज उसी परिदृश्य को उसी तरह से सेम उनके पद चिन्हों पर ही चल करके आज मोदी जी ने पिछड़ों को 27% का आरक्षण ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि 37% ओबीसी के लोगों को जो है मंत्रिपरिषद में भागीदारी देने का काम किया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। पहली बार हुआ है देश के इतिहास में वंचितों को, शोषितों को और जो है दलितों को, पिछड़ों को पहली बार भागीदारी दे करके उनको न्याय देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए कोई ये राजनीतिक वोट के लिए नहीं हुआ है। मोदी जी
में आज साहू जी की और मोदी जी में अम्बेडकर जी की तस्वीर नजर आती है, मोदी जी में सरदार पटेल जी की तस्वीर नजर आती है। आज सरदार पटेल जी का सपना जो कश्मीर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक का अखंड भारत का सपना अधूरा था, उसको 370 हटा के मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। और उसमें सरदार पटेल जी की तस्वीर आज मोदी जी में हम देख रहे हैं। नहीं, अगर इतना सब नहीं, पटेल साहब फिर ये बताइए, ये ओबीसी और अनुसूचित जाति के जो मंत्री हैं उनकी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों तक की जिम्मेदारी लगाई गई है, तो इसमें कोशिश तो आप लोगों की यही है कि उस जो पर्टिकुलर वोट बैंक है उसको अपने साथ जोड़े रखा जाए, वो कहीं खिसके नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि दलितों पिछड़ों को इतना सम्मान, इतनी भागीदारी देश के जो है इतिहास में पहली बार हुआ है मंत्रिपरिषद में। तो इसलिए जब वो क्षेत्र में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस समाज के लोग जो है प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, और मोदी जी को जो है आशीर्वाद देने के लिए, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए वो जब निकलेंगे क्षेत्र में, मंत्रीगण अपने अपने इलाकों में जाएंगे, वहां से लखनऊ से उतर करके अपने क्षेत्र तक जाएंगे, 2-4 क्षेत्रों में, जिलों में जहाँ से प्रवेश करेंगे, जगह जगह उनका स्वागत सम्मान करने का कार्यक्रम लोगों ने किया है। और वो जन सम्मान यात्रा निकलेगी और वो 16 से 19 तक लगातार चलेगी, पूरे प्रदेश में चलेगी। उसी कड़ी में बुंदेलखंड में भी हमारे जो है जो माननीय मंत्री हमारे बुंदेलखंड के बनाए गए हैं, माननीय भानु प्रसाद वर्मा जी हैं, हमारे भानु प्रताप वर्मा जी अपने जालौन से सांसद हैं, 4थी बार सांसद हैं, वो भी दलित बिरादरी से, कोरी बिरादरी से हैं, उनको भी मंत्री बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। उनकी जनयात्रा चित्रकूट तक आएगी, यहाँ से फतेहपुर जाएगी, तो उनके स्वागत सम्मान में भी हम लोग बाना चित्रकूट में सब जगह महोबा में उनके समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, वो जो है वो सम्मान करने का काम करेंगे, और सभी समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलकर के उनका स्वागत सम्मान करेंगे। ये जगह जगह करने का कार्यक्रम है। 18 तारीख को नाइट स्टे उनका चित्रकूट भी होने जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में जगह जगह सब, चलिए जगह जगह स्वागत सत्कार की तैयारी है, और कोशिश वही है कि जो ओबीसी का वोट बैंक है, अलग अलग जातियों के जो मंत्री बनाए गए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आर के पटेल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ब्रिजेश मेरे साथ बने हुए। ब्रिजेश, जब हम इस भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे सियासी समीकरण को देखते हैं तो इसमें एक थोड़ी सी गुंजाइश ये भी बचती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तो पूरी प्लानिंग कर रही है, समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं कर रही, विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के इस स्टैंड से उनके साथ जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक पूरी तरीके से इंटैक्ट है, यानी कि जो जनरल कास्ट है, क्या उनके बिदखने का डर नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सेंधमारी कहाँ हो रही है। अगर बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ रखने की कवायद में जुटी है, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी करने पर जुटी हुई है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ओबीसी के जरिए जो है जाटों को अपने साथ, जो जाट कभी बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता था, तो जाट वोट किसान आंदोलन की वजह से नाराज है, तो उसको अलग अलग समाजवादी पार्टी खास करके जो है उसे अपने कब्जे में करने में लगी हुई है। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही किसान आंदोलन की आड़ में, ताकि वो जो जाट वोट बैंक है वो उसके साथ जुड़ जाए। तो बीजेपी बात मालूम है, बीजेपी क्यों, आपको क्या लग रहा है अचानक क्यों ओबीसी को लेकर बीजेपी इतना फोकस कर रही है? उसके पीछे की वजह है जाट वोट बैंक की नाराजगी, उसके पीछे की वजह है ब्राह्मण वोटों पर कसमकस बरकरार है उसकी। तो उसको लग रहा है कि अगर ब्राह्मण और जाट उससे कुछ हद तक भी खिसका तो उसका रिप्लेसमेंट कहां से करेगी? उसका रिप्लेसमेंट वो बाकी ओबीसी कम्युनिटी से कर सकती है, बाकी गैर जाट और दलित कम्युनिटी से कर सकती है। उसका रिप्लेसमेंट खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ लड़ाई एक एक वोट की है। अगर आप सतीश मिश्रा का भी कुछ दिन पहले का बयान याद कीजिए, उन्होंने कहा था 23% और 13% अगर मिल जाए तो तस्वीर बदल देंगे। ये 36% की बात बीएसपी कर रही है, यानी दलित वोट बैंक 23% और 13% अगर ब्राह्मण एक साथ मिल गया तो तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बात 23 और 13 की नहीं है, यहाँ लड़ाई तो 40 और 42% के आसपास होगी। जो है जीत और हार इस बार अगर बहुत भी गैप कम हुआ तो भी जाके 38 से 40% के आसपास लड़ाई सिमटेगी जो है। तो अब सवाल यह है, बीजेपी के पास ऑलरेडी अपना 30% के आसपास वोट बैंक है, लेकिन वो 30% वोट बैंक को 51% तक कैसे लेके चली जाए? 47 से 50% के आसपास की जो लड़ाई है उसके लिए बीजेपी वो दरक न जाए, वो ब्राह्मण वोट बैंक खिसक न जाए। चलिए, तो यहाँ पर कोशिश यही है कि अपने वोट बैंक को इंटैक्ट कर रखा जाए
और दूसरे वोट बैंक में कुछ सेंधमारी करके अगर अपने हिस्से से कुछ लोग जाते हैं तो उसको अपने हिस्से से जोड़ा जाए। ये कवायद भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मायने क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। यार बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर 16 अगस्त को धामी कैबिनेट की बैठक होनी है। 16 अगस्त को शाम को 5 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई प्रस्तावों को रखा जा सकता है और इसके लिए जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने तमाम विभागों को कैबिनेट की बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोलह अगस्त यानी कि सोमवार के दिन शाम को 5 बजे सचिवालय में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक के मद्देनजर जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से तमाम विभागों को एजेंडा बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि उन एजेंडों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाए और कैबिनेट से उनको स्वीकृति दिलवाई जाए। फहीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। फहीम, 5 बजे 16 तारीख को ये बैठक होनी है। सीएस की तरफ से एजेंडा तैयार करने का निर्देश विभागों को दिया है। मुख्य तौर पर इस वक्त धामी कैबिनेट की अगर बात करें तो उनका फोकस क्या है? किन इश्यूज को लेकर कैबिनेट में विभाग, कौन कौन इश्यूज ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनको कैबिनेट के समक्ष लाया जा सकता है? देखिए, चूंकि कैबिनेट के एजेंडे को लेकर के कहा गया है और अगर हम मोटे तौर पर बात कर लें, उत्तराखंड में कई ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज चल रहे हैं जिनको ये उम्मीद की जा सकती है कि वो कैबिनेट की बैठक में आएंगे। हालांकि एजेंडा अभी तय हो रहा है तो अभी 4 दिन का वक्त है, इसमें काफी एजेंडे में बदलाव की बहुत गुंजाइश रहती है तय करने को लेकर के भी। लेकिन जो इश्यूज चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों के मुद्दों, कई कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के वेतन विसंगति के मामले हैं, सचिवालय कर्मियों का मामला है और रोडवेज कर्मचारियों के मामले लगातार आंदोलन चल रहे हैं, वेतन विसंगति है दूसरा और कई इश्यूज उनके हैं। तो ये कर्मचारियों के मामले कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण मामला चल रहा है जो देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड है, उसको लेकर के तीर्थ पुरोहित लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल हमने देखा कि पुरोहित, केदारनाथ धाम के पुरोहितों ने अपने खून से चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री को और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, वो भंग करने की मांग कर रहे हैं देवस्थानम जो प्रबंधन बोर्ड है। तो लिहाजा उसको लेकर के बहुत हद तक संभावना है कि कैबिनेट में उसको लेकर के कुछ चर्चा की जाए और उसको किस तरीके से उसका असर कम किया जाए या क्या हल निकाला जाए, उसको लेकर के अभी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा चूंकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में कई विभागों, केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और कई योजनाओं को लेकर के, तो उन योजनाओं, कुछ योजनाओं से संबंधित जो कैबिनेट के फैसले हैं, जो सरकार को औपचारिक तौर पर उनमें फैसले लेने होंगे, वो भी कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। इस तरीके से कहें तो काफी महत्वपूर्ण मामले आ सकते हैं जिनको लेकर के तैयारी शासन पर विभागीय स्तर पर चल रही है, उनके प्रस्ताव तैयार करने को लेकर। फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बरेली से अगली खबर है जहां पर चौपला पुल का उद्घाटन आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी चौपला पुल का उद्घाटन होगा। पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर बरेली वासियों को ये ओवरब्रिज समर्पित किया जाएगा। पुल पर पूर्व प्रधानमंत्री के भित्ति चित्र एवं उनकी कविताओं की पेंटिंग होगी और बरेली के लोगों को ये पुल समर्पित किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। 16 अगस्त अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि, अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के दिन केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, इस पुल का उद्घाटन करेंगे और इस पुल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भित्ति चित्र और उनकी कविताओं की पेंटिंग भी बनाई गई है, उनको उकेरा गया है ताकि लोग उनके उस दूसरे रूप से अवगत हो पाए। अयाज खान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से, इसी पर अपडेट के साथ। अयाज, किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि डिप्टी सीएम पहुंचेंगे इस पुल का उद्घाटन करने के लिए?
जी, आने वाली 16 तारीख को खुशी का दिन है और ये केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बरेली पहुंचेंगे। जो चौपला पुल है अभी बन तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि बरेली में होगा। इसका उद्घाटन, उनका नाम रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की बात है कि उनके नाम से जाना जाएगा ये पुल, और इससे बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो पुल से परेशानियां, जाम लगता था, वो दूर होगा। और भी बहुत सी ऐसी जो परेशानियां जनता की यहाँ दूर हो पाएंगी। और मुख्यमंत्री आकर के यहाँ पे उसमें, और राजेश अग्रवाल विधायक हैं जो वो भी मौजूद रहेंगे, और इस टाइम बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ खुशी की लहर है लोगों में, क्षेत्र में अटल बिहारी के नाम से ये जाना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज आपका। आगरा में एक नर्स के घर पर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में नर्स के घर पर पहुंचकर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। पीड़ित नर्स का आरोप है कि दबंगों ने तोड़फोड़ कर उससे घर खाली करवाना चाहते हैं। ये मामला फतेहाबाद कस्बा के सीएचसी का बताया जा रहा है। इटावा में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 15 अगस्त को पूरे जिले में 200 गांव में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम एक गांव एक तिरंगा दिया गया है। कार्यक्रम संयोजक हिमांशु तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिले में विजयपुरा, पृथ्वीपुरा, परसुपुरा और अलग अलग तहसील और लोगों के 200 गाँव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये बताने के साथ साथ आज ही कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया गया, जिसमें अपने स्वतंत्रता सेनानी और देश के लिए शहीद होने वाले वीर जवान, उनके परिवार को सम्मानित करने और स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार से ध्वजारोहण कर मिष्ठान वितरण कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। कार्यक्रम अपने जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 1,28,335 गांव में संपन्न किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि अपना जो देश